तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में, जिसे CGT भी कहेंगे। ओके, तो न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी फाइनेंस बिल 2021 ये नया प्रपोज किया गया है कि इसको अमेंड किया जाएगा, और इसके अमेंडमेंट से क्या होगा कि जो कैपिटल गेन्स टैक्स है वो यहाँ पे बेटर तरीके से रेगुलेट हो पाएगा। समझते हैं एक्चुअली ये कैपिटल गेन्स टैक्स होता क्या है। इस अमेंडमेंट में ये इम्पोज किया गया है ना कि जैसे कोई कंपनी है, कंपनी के जो भी पार्टनर है उनके द्वारा अगर कोई एसेट या फिर कोई शेयर रिसीव किया जा रहा है ना, तो उसके ऊपर वो CGT लगेगा, यानी कि कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। और जब वो रिटायर कर रहे हैं, यानी कि कोई एक कंपनी है, इसके 2-3 मेंबर हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे ITK है और T यहाँ पे रिटायर हो रहे हैं, तो T अगर रिटायर हो रहे हैं तो उनका कोई ना कोई यहाँ पे शेयर होगा जो कि इस पार्टनर के थ्रू, कंपनी के पार्टनर होने के नाते उनको मिलता है। कोई एसेट होगा उनका, तो जो भी एसेट होगा, जो भी शेयर होगा, उनके ऊपर अब यहाँ पे कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। ठीक है, ये गाइडलाइन जो है इसमें पूरी क्लियर तरीके से यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि कोई भी पार्टनर अगर वो कोई भी मनी रिसीव करते हैं या फिर कोई भी एसेट अगर वो रिसीव करते हैं, किस समय पे, जब ये कंपनी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए या फिर इस कंपनी को फिर से बनाया जाए, रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, इस समय आप देखो कि अगर कोई भी पार्टनर जो है, कोई भी तरीके का कितना भी उनको मनी मिले, कितना भी उनको एसेट मिले इस कंपनी से, तो उसके ऊपर जो है यहाँ पे कैपिटल गेन्स लगेगा। इट मीन्स कि मान लीजिए कि कोई कंपनी था, लेकिन कुछ समय के बाद इसको पूरी तरीके से ख़त्म करना है, बट इस कंपनी में पार्टनर्स तो होंगे ही ना, जैसे कि यहाँ पे IT और K, ये 3 इनके पार्टनर है, तो इनके पार्टनर के पास जो है कुछ ना कुछ एसेट होगा इस कंपनी का, और इस कंपनी को पूरी तरीके से ख़त्म करना है। तो जब इसको ख़त्म करना है या फिर जब इसको फिर से यहाँ पे आपको बनाना है, उसके ऊपर जितनी भी यहाँ पे एसेट होगा ITK के पास, तो उसके ऊपर जितना भी यहाँ पे आपका गेन होगा, जितना भी यहाँ पे एसेट होगा, तो उसके ऊपर यहाँ पे CGT लगेगा, यानी कि कैपिटल गेन टैक्स लगेगा एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, एट द टाइम ऑफ फिर से रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, फर्दर क्या है कि ये टैक्स आपका लगाया जाता है नोशनल गेन में। अब ये नोशनल गेन क्या होता है ये समझिए। पहले ये समझिए कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है किसी कंपनी का कैपिटल गेन्स टैक्स। नेशनल, अगर हम लोग यहाँ पे देखें नोशनल गेन किसको कहते हैं, तो मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट है, कोई शेयर है, ठीक है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, अगर फेयर मार्केट वैल्यू से अगर माइनस कर दे जो एक्चुअल कॉस्ट है, मान लीजिए कि कोई शेयर है, तो शेयर को तो छोड़ दीजिए, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, ये कंपनी का अपना खुद का प्रोडक्ट है, तो उनकी एक्चुअल जो यहाँ पे प्राइस है ना वो 100 रुपीज़ है, लेकिन अगर फेयर मार्केट वैल्यूज इसकी देखें तो वो 150 है। तो नोशनल गेन कितना हुआ कि यहाँ पे एक्चुअल प्राइस तो 100 रुपीज़ है, लेकिन मार्केट में इसका वैल्यू क्या चल रहा है, 150 रुपया। तो यहाँ पे आपका जो इसको माइनस करोगे तो 50 रुपीज़ गेन हो जाता है। इट मीन्स कि ये थोड़ा सा गेन आपको देखने को मिलेगा उस कंपनी का, जिसे नोशनल गेन कहते हैं। और ये जो आपका कैपिटल गेन्स टैक्स है ना, ये इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, यानी कि जो नोशनल गेन है, इस तरीके का जो गेन मिल रहा है ना कंपनी को, उसमें भी अप्लाई होगा। ठीक है, और कैपिटल गेन क्या होता है, कैपिटल गेन बेसिकली आप देखो कि जितना नोशनल गेन हुआ है, ये 50 रुपीज़ आपका गेन हुआ है, उसके ऊपर यहाँ पे टैक्स लगा दिया जाता है, जिसको यहाँ पे कैपिटल गेन कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे नोशनल गेन कितना हुआ है, तो 1 लाख हुआ है, 1 लाख हुआ है, और CGT कितना है, यानी कि कैपिटल गेन्स टैक्स कितना है, तो 10% है, यानी कि 1 लाख का 10% कितना होता है, तो 10,000 हो गया, यानी कि 10,000 टैक्स के रूप में जो है सरकार को देना होगा इस कंपनी को। तो ये चीज़ आप समझ रहे हो कि कंपनी के पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स के पास कुछ ना कुछ शेयर होता है कंपनी का इन द फॉर्म ऑफ एसेट, तो उसके ऊपर अगर उनको कुछ उसमें प्रॉफिट हुआ है तो उनके ऊपर उनको टैक्स देना होगा। और सेकंड थिंग है कि नोशनल गेन क्या हो गया कि जो एक्चुअल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट होता है, लेकिन वो मार्केट में आप जानते हो कि उसका ज़्यादा प्राइस होता है, तो मार्केट में जो प्राइस है अगर उससे माइनस कर दे जो एक्चुअल प्राइस का प्रोडक्ट का प्राइस है, तो जो उसमें गेन होता है उसको नोशनल गेन कहते हैं। और नोशनल गेन आप लोग देखो कि कैसे होता है कि मान लीजिए कि 1 लाख रुपीज़ है, उसमें CGT जितना लगेगा, इट मीन्स कि यहाँ पे 10% लग रहा है, तो 1 लाख का 10% आपका 10,000 हो गया, यानी कि 10,000 जो है यहाँ पे कंपनी को, सरकार को देना होगा। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, देखिए कैपिटल गेन टैक्स, इसके नाम पे ही आप इसको ब्रेकआउट करो तो आपको समझ में आएगा। कैपिटल है यानी कि किसी कंपनी का कितना भी कैपिटल होता है इन द फॉर्म ऑफ एसेट, और कैपिटल क्या क्या होता है कंपनी का, तो कंपनी का कैपिटल आपको देखने को मिलेगा कि उसका स्टॉक है, उसका शेयर है। एक बात यहाँ आप देख लो कि कंपनी का कैपिटल एसेट क्या क्या होता है, तो स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, ज्वेलरी हो गया, कॉइन कलेक्शन हो गया, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी हो गया, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाता है, कैपिटल। तो कैपिटल एक ब्रॉड टर्म है, इसको आप लोग समझ गए। अब कैपिटल के ऊपर गेन हो रहा है, कोई कंपनी अपना प्रॉफिट कमाता है तब तो कंपनी चलती है ना। कंपनी अगर 100 रुपीज़ लगा रही है और कंपनी को इसके रिटर्न में 120 नहीं मिल रहा है, तो यानी कि कंपनी बेटर तरीके से नहीं चल रही है, इसलिए हर एक कंपनी का आपका गेन होता है। लेकिन सरकार ये कहती है ना कि अगर कंपनी हमारे देश में इस्टेब्लिश है और कंपनी अगर गेन
ले रही है, कुछ ना कुछ कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, तो आप भी हमको भी फ़ायदा कराओ। तो ये चीज़ सरकार की होती है, और यहाँ पे इसके ऊपर सरकार जो है ना टैक्स लगा देती है। सरकार हमेशा देखती है कि किस कंपनी में कितना गेन वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे 20 रुपये का अगर गेन हुआ है तो सरकार कहती है चलिए 2% हमें भी दे दीजिए, हमें भी कुछ गेन हो जाए। तो ये चीज़ें आप समझो, तो ये कैपिटल गेन टैक्स है, ठीक है। और ये टैक्स कहाँ अप्लाई नहीं होता है, तो ये टैक्स आप लोग देखो कि अनसोल्ड जो इन्वेस्टमेंट है, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि बेचा नहीं गया है, तो उसके ऊपर ये टैक्स आपका अप्लाई नहीं होगा। साथ ही साथ कैपिटल गेन ट्रीटमेंट की बात करें तो ये सिर्फ उसके ऊपर अप्लाई होगा जो कि कैपिटल एसेट है। एसेट इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा, स्टॉक होगा, बॉन्ड होगा, ज्वेलरी होगा, कॉइन कलेक्शन होगा, रियल एस्टेट होगा, तो उसके ऊपर अप्लाई होगा। इट मीन्स कि अगर हम लोग देखें तो ये सिर्फ ट्रांजैक्शन के ऊपर अप्लाई होगा। अगर कोई भी कैपिटल ट्रांजैक्शन में हुई है तो उसके ऊपर यहाँ पे टैक्स लगेगा। बैठे बिठाए कोई भी आपका शेयर हो उसके ऊपर यहाँ पे नहीं लगेगा, अगर उसके ऊपर तब तक आपका ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है तो। साथ ही साथ आप देखो कि कैपिटल गेन जो है वो यहाँ पे इनहेरेंट प्रॉपर्टी में भी अप्लाई नहीं होता है। अगर कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे सेल नहीं हुआ है तो उसके ऊपर भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। कैपिटल गेन टैक्स का सिंपल मतलब वही है कि कैपिटल है, अगर उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट मिल रहा है तभी उसके ऊपर टैक्स मिलेगा, और प्रॉफिट तभी मिलेगा जब उस कैपिटल को या तो आप खर्च करो, या तो बेच दो, या तो उसको किसी भी फॉर्म में इन्वेस्ट कर दो। तो दो ही तरीका है, इन्वेस्ट करोगे तो भी प्रॉफिट मिलेगा, अगर उसको बेचोगे तो भी प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि बेचोगे तो एक्चुअल प्राइस में अगर 100 रुपीज़ में आप खरीदे हो तो उसको बेचोगे 150 रुपीज़ में। ऑब्वियस है कि आपको 50 रुपये का फ़ायदा मिल जाए, तो वो हो गया आपका गेन, ठीक है। अब कोई प्रोडक्ट को आप बेचे ही नहीं हो, शेयर को बेचे ही नहीं हो, तो फिर उसके ऊपर आपको क्यों यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। ये सिंपल सा फंडा है, इसको समझने का कोशिश कीजिए। अभी जो न्यू आपका फ्रेमवर्क लाया जा रहा है ना, इसमें क्या किया गया है कि कैपिटल गेन टैक्स को 2 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक शॉर्ट टर्म हो गया, एक लॉन्ग टर्म हो गया। शॉर्ट टर्म कहने का मतलब है कि 36 मंथ, यानी कि वैसे आपका जो एसेट है जिसकी अगर पीरियड आप देखो कि 36 मंथ है या फिर इससे भी कम है, तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कह दिया गया है। लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, यानी कि 36 मंथ से ज़्यादा है या 36 मंथ का है, तो उसको हम लोग यहाँ पे नहीं, 36 मंथ से ज़्यादा है तब उसको हम लोग कैपिटल एसेट कहेंगे। अगर 36 मंथ या फिर इससे कम है तो उसको शॉर्ट टर्म, और 36 मंथ से ज़्यादा हो गया तो वो लॉन्ग टर्म है। फाइन, तो ये पूरी तरीके से हो गया हमारा क्या, कैपिटल गेन्स टैक्स। ओके, तो ये चीज़ आप समझ गए। नेक्स्ट आते हैं इक्वलाइजेशन लिवाई। अब ये इक्वलाइजेशन लिवाई अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखो कि इस बार जो फाइनेंस बिल यहाँ पे आपका अभी बिल है, ये कानून बनेगा तो हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन बिल है इसमें भी कहा गया है कि जो इक्वलाइजेशन लिवाई है ना उसमें भी चेंज करना है। अब ये इक्वलाइजेशन लिवाई ये हमारे देश में कब आया, 2016 में आया, और कहा गया कि इंडिया में 6% इक्वलाइजेशन लिवाई लगेगा। अब ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है डिजिटल एडवर्टीजमेंट के ऊपर, यानी कि जितनी भी डिजिटल एडवर्टीजमेंट सर्विस यहाँ पे नॉन रेसिडेंट कंपनीज़ के द्वारा अगर रिसीव की जाती है, अगर उसके लिए पेमेंट दिया जा रहा है तो ये उसके लिए एप्लीकेबल है, और बिना परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट के। मीन्स मान लीजिए कि कोई कंपनी है, जैसे कि आप देखो कि गूगल है, ठीक है, तो गूगल आपका बाहर है, यूएस में है। इंडिया में इसकी कोई भी फिजिकल आपको जो है ऑफिस देखने को नहीं मिलेगा, ना ही यहाँ पे आप देखो कि परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि गूगल आकर हमारे इंडिया में नहीं इस्टेब्लिश्ड हुई है, लेकिन वो हमें डिजिटल सर्विस तो दे रही है ना। हर कोई तो गूगल में सर्च कर ही रहा है, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, तो हर कोई यहाँ पे सर्च कर रहा है, तो यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे सर्विस मिल रहा है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि टैक्स नहीं दे रहे हमारे सरकार को। तो सरकार का एक ही मात्र मूल है कि उनको जो है रेवेन्यू जनरेट होना है एट एनी कॉस्ट, कहीं से भी। तो वो यहाँ पे ऐसे कंपनीज़ को कहा गया है कि आप तो एक यहाँ पे हमारे देश में सर्विस दे रहे हैं, और हमारे देश में आपका परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है, तो आप जितना डिजिटल एडवर्टीजमेंट सर्विस यहाँ पे दे रहे हो और हमारे देश के जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर पेमेंट जो है उसके ऊपर आपको यहाँ पे इक्वलाइजेशन लिवाई देना होगा। और अगर आपका यहाँ पे सर्विस एक्सीड कर रहा है 1 लाख में, यानी कि एक साल में 1 लाख अगर एक्सीड कर रहा है, तो उसके ऊपर आपको 6% का जितना भी आपका जा रहा है, जितना भी एक आपका एनुअल है, उसके बेसिस पे आपको 6% जो है हमें यहाँ पे टैक्स देना होगा। इक्वलाइजेशन लिवाई यानी कि टैक्स की बातें की जा रही है। 2021 में क्या हुआ है कि ये जो लिवाई की एम्बिट है ना, इसको और थोड़ा बड़ा कर दिया गया है, और इसमें ई कॉमर्स कंपनी भी इंक्लूड कर दी गई है। अब आप अमेज़न देखो, तो अमेज़न तो इंडिया में भी आ चुका है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे आप देखो अलीबाबा हो गए, तो अलीबाबा अब इंडिया में तो नहीं है, चाइना में है, लेकिन वो हमें सर्विस तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना। आप अलीबाबा से अब तो नहीं है, चलिए ठीक है, लेकिन था तो, लेकिन उसमें अगर आप लोग परचेज़ करते थे तो आप इंडिया में आता था, कोई भी देश में आप परचेज़ करो वहाँ आता था, लेकिन हमारे देश में अलीबाबा कंपनी नहीं है, वो कहाँ है, वो चाइना में है, लेकिन हमें सर्विस दे रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनी हैं जो कि दूसरे कंपनी में है, लेकिन वो सर्विस इंडिया में देते हैं, तो वैसे कंपनी के ऊपर भी ये इस तरीके का इक्वलाइजेशन लिवाई लगाना होगा। और एप्लीकेबल टैक्स रेट कितना है, तो 2% का है, प्लस एक सरचार्ज भी है। सरचार्ज क्या होता है, सरचार्ज होता है टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि एक
तो आप टैक्स दो, उसके ऊपर फिर से हम लोग जो है टैक्स लगाएंगे 1% या 2% का, तो वो टैक्स देना होता है। और सरचार्ज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है और कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है। जितना भी अमाउंट यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर रिसीव कर रहे हैं ना, उसके ऊपर ये 2% का यहाँ पे टैक्स रेट लगाया जाता है और साथ ही सरचार्ज भी। ठीक है, अब देखते हैं कि ये फाइनेंस बिल में जो इंट्रोड्यूस किया गया है तो उसमें क्या क्या चेंजेस की जा रही है। आप देखो, इसको हल्का फुल्का याद रखना है। बेसिकली आपको क्या याद रखना है, जब भी कोई बिल कानून बन जाता है ना, तब यूपीएससी उस पर क्वेश्चन पूछती है, ऐसे नहीं पूछेगी। देखिए, रॉयल्टी और जो फीस है टेक्निकल सर्विस के लिए, उसको बाहर रखा गया है। इक्वलाइजेशन लिवाई से जो है, अगर कोई रॉयल्टी है, कोई फीस अगर टेक्निकल सर्विस के लिए दिया जा रहा है तो उसके ऊपर ये टैक्स नहीं लगेगा। गुड्स जो भी इंडियन के द्वारा ओन किया गया है बट वो इक्वलाइजेशन लिवाई के थ्रू जो है अट्रैक्ट नहीं होगा, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। कोई भी सर्विस अगर इंडियंस के द्वारा ये आपका ओन किया गया है, उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया है, तो उसके ऊपर क्यों टैक्स लगेगा। और अगर हम लोग बात करें इस टैक्स की, तो ये उन कंपनी में भी होगा, और देखिए ये टैक्स उसके ऊपर भी अप्लाई होगा वैसे कंपनी में भी जो कि खुद का वो उनका गुड्स और सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म में। लेकिन अगर उनका कोई भी ट्रांजैक्शन का पार्ट है जो ऑनलाइन हो रहा है, और अगर वो सिर्फ ऑनलाइन ही प्लेटफॉर्म है, इट मीन्स कि ऑनलाइन ही उनका काम हो रहा है, लेकिन उनका अपना खुद का जो है सामान और सर्विस नहीं है। जैसे आप देखते हो कि इंटरमीडियरी टाइप का या फिर थर्ड पार्टी टाइप के जो काम करते हैं ना, उनका ऑनलाइन ही सर्विस होता है और ट्रांजैक्शन भी उनका ऑनलाइन ही हो रहा है, लेकिन उनका खुद का सामान और गुड्स नहीं होता, उनका खुद का ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, वो किसी और के थ्रू करते, लेकिन हाँ वो काम करते हैं ऑनलाइन, तो चलो उसके ऊपर भी ये टैक्स लगेगा। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है ना कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स जो है वो ये टैक्स एम्बिट में आ जाएंगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को टैक्स देंगे। ठीक है, ऑनलाइन जो सेल हो रहा है सामान का या फिर ऑनलाइन प्रोविज़न है सर्विस का, ये भी आपका इंक्लूड होगा। जैसे कि ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में क्या है कि आप कोई सेल के लिए कोई ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर परचेज़ ऑर्डर को प्लेस कर रहे हैं, या फिर एक्सेप्ट कर रहे हैं जो भी परचेज़ ऑर्डर है, तो इनके ऊपर भी आपका टैक्स लगेगा। पहले क्या था कि इंडिया के ऊपर ये आर्ग्यू हुआ था, जो कि यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे ना, तो वो क्लेम कर रहे थे कि इस तरीके का जो लिवाई है, टैक्स है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है और यूएस कॉमर्स को काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो पहले यूएस के जो यहाँ पे इस तरीके के आप देख सकते हो कि कंपनी है, वो हमारे देश के अगेंस्ट में जो है आर्ग्यू भी कर रहे थे। बट अब देखते हैं कि क्या होगा, फाइनेंस बिल जब ये एक्ट बन जाएगा ना, तो लेट्स सी कि क्या क्या चेंजेस हो गए। बट थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि हमारे देश में किस किस चीज़ों पे ये टैक्स लगता है और सरकार कहाँ कहाँ से वसूलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये हमारा फिस्कल पॉलिसी था जो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी में। बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी में सबसे फर्स्ट अगर हम लोग टॉपिक देखें तो ये है एआरसी, जिसे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कहते हैं। इस बार की बजट डिस्कशन में आप देखेंगे 2021 और 2022 का एक न्यू एआरसी और बैड बैंक बनाने की बात की गई है, जिसमें कि जितने भी बैड लोन्स हैं वो उसको ओवरकम किया जाएगा। अब ये बैड बैंक, बैड लोन, ये होता क्या है। देखिए, बैड लोन यानी कि नाम से ही आप इसको बाइफर्केट करो कि बैड यानी कि खराब, और लोन ऐसे जो कि ऐसा लोन दे दिया गया है जो कि खराब हो गया है। इसको एक और नाम दिया गया है एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंकों का ऐसा एसेट, ऐसा धन जो कि परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। अब ये क्या होता है, देखिए लोन आप जानते हो कि आप जानते हो कोई भी तरीके का लोन आप ले सकते हो बैंकों से। एजुकेशन लोन हो गया, बहुत तरीके के कार लोन हो गया, होम लोन हो गया, तो एन नंबर्स ऑफ लोन लिया जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो कि लोन रीपेमेंट नहीं करते। अब इसमें दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो होते हैं कि जानबूझ के डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ के माल्या, नीरव मोदी, ये सब है जो कि बैंक को चूना लगा के भाग गए। और एक होते हैं जो मजबूर है, यानी कि किसान है या फिर गरीब तबके के लोग हैं, वीकर सेक्शन है, जो कि हाई अच्छे एजुकेशन लेने के लिए घर लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, ये सब कुछ लेने के लिए लोन लेते हैं, लेकिन मे बी उनका काम अच्छे से नहीं हो रहा है, वो इतना अर्न नहीं कर पाते, उनकी बिज़नेस सही से नहीं चलती, जिसकी वजह से वो बैंकों का लोन वापस नहीं कर सकते। तो क्या हो गया कि वैसे लोन बर्बाद हो गए, यानी कि बैंकों का पैसा ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, तो वो हो गया बैड लोन। अब इस बैड लोन को रिकवर करने के लिए एक बैंक अलग से बनाया जाता है, जिसे हम लोग बैड बैंक कहते हैं, या फिर उसको एक अच्छा टेक्निकल वर्ड में आप देखो तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन बैंक कहते हैं। ठीक है, यानी कि एसेट जो बर्बाद हो गया, नॉन परफॉर्मिंग है, उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो ऐसी कंपनी यहाँ पे बनाई गई है। अब देख लेते हैं कि प्रपोजल क्या है इस बार। तो एआरसी या फिर बैड बैंक जो है, इस बार बजट में प्रपोज किया गया है कि वो बैंकों के द्वारा सेटअप किया जाएगा, यानी कि स्टेट ओन्ड होगा या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक होंगे। और यहाँ पे कोई भी इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ना, वो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दी जाएगी। यानी कि इस तरीके के बैड बैंक को बनाने के लिए सरकार जो है किसी भी तरीके का सहायता नहीं करेगी पैसे के फॉर्म में। अगर हम लोग गवर्नमेंट की बात करें तो वो यहाँ पे सॉवरेन गारंटी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं कि हाँ, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उसकी अगर ज़रूरत है तो सरकार यहाँ पे उसको दे सकती है। यानी कि अगर बैड बैंक को चलाने के लिए, कोई रेगुलेशंस के लिए, मॉनिटर करने के लिए अगर ज़रूरत है तो सरकार हेल्प कर देगी, लेकिन इक्विटी आप मांगोगे सरकार से तो वो यहाँ पे सरकार के द्वारा नहीं दिया जाएगा।
साथ ही आप देखो कि यहाँ पे एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगी जो कि यहाँ पे जितने भी बैड एसेट है उसको सेल करेगी या फिर एट एनी कॉस्ट वो मैनेज करेंगे। अगर हम लोग एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करें तो वो फंड को मैनेज करते हैं, जो इंडिविजुअल का फंड है। जैसे आप देखो कि कोई लोन लेते तो इंडिविजुअल बेसिस पे भी लोन लेते, या फिर कोई कंपनी भी लोन लेती है और कोई बिजनेसमैन भी लोन लेते। तो अगर इंडिविजुअल लेवल पे लोन है, कंपनी का लोन है, तो ये सारे लोन को यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो मैनेज करेंगे। और साथ ही साथ वो वेल टाइम्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी यहाँ पे बनाएंगे क्लाइंट के बिहाफ में, कि उनकी फाइनेंसेस और उनकी पोर्टफोलियो जो है अच्छी तरीके से ग्रो करे। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे जो स्ट्रेस्ड एसेट है ये भी वही है। आपको एक बच्चा का 3-4 नाम होता है ना, तो वही चीज़ है कि हमारे यहाँ एनपीए की प्रॉब्लम है और इसी का 3-4 नाम आपको देखने को मिलता है। उसमें से एक तो है बैड लोन और दूसरा है ये स्ट्रेस्ड एसेट, यानी कि ऐसा एसेट है जो कि स्ट्रेस में डाल दिया है, ठीक है। और ये स्ट्रेस्ड एसेट कितना है, तो 2 से 2.5 लाख करोड़ तक का है, जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, वो भी 70 लार्ज अकाउंट्स में। तो ये भी आप देख सकते हो कि 70 अकाउंट है जिसका मिलाकर ये 2.5 लाख तक का जो है बैड लोन है, और ये अभी तक जो है पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो ये जो बैंक है ना, ये 15% कैश और 85% सिक्योरिटी रिसिप्ट जो है वो बैड डेट के अगेंस्ट में लेंगे, जिसको यहाँ पे एआरसी के थ्रू जो है वो बेचा जाएगा। ये स्ट्रक्चर जो है, इससे क्या होगा कि जो स्ट्रेस्ड एसेट है बैंकों का, यानी कि बैंक का आपका बैलेंस शीट होता है कि कितना उनके पास डिपॉजिट हुआ, कितना वो लोन के फॉर्म में निकाले, बैंकों में कितना है, यानी कि सीआरआर वो मेंटेन कर रहे हैं, एसएलआर वो मेंटेन कर रहे हैं, सबके बावजूद उनके पास क्या क्या है। तो ये बैलेंस शीट जब वो मेंटेन करते हैं तो उसमें स्ट्रेस्ड एसेट का जो लोन है ना, वो लोड है वो कम हो पाएगा। क्योंकि आप अधिकतर अभी पब्लिक सेक्टर बैंक की जो प्रॉब्लम देख रहे हो, और बैंक इतना ज़्यादा मर्ज हो रहे हैं हमारे देश में, कहाँ 27 पब्लिक सेक्टर बैंक थे और कहाँ आज के डेट में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक रह गए। तो इसका क्या एक रीज़न है, एक रीज़न ये भी है ना कि बैंक डूब रहे हैं, बैंकों के पास उतना एसेट ही नहीं है कि बैंक अपना जो है फंक्शन कर सके, डे टू डे जो उनकी फंक्शन होती है वो चले, लोगों को लोन दे पाए। बहुत सारी जो उनकी फंक्शंस है वो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट हो रही है, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके के जो बैड लोन्स है ना, उसको यहाँ पे रिजॉल्व करने के लिए ये एक तरीका लेकर आया गया है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होता क्या है। आप एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बोले या बैड बैंक बोले, दोनों एक ही बच्चा का नाम है, ठीक है। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि यहाँ पे बैंकों के जो डेक्टर हैं, जितनी भी यहाँ पे कर्ज है ना बैंकों का, वो इसको खरीद लेंगे म्यूचुअली एग्रीड वैल्यू में, एक वैल्यू के साथ वो यहाँ पे इसको खरीद लेंगे और कोशिश करेंगे कि उनका जो ये डेट है ना, बैंकों का जो डेट है, मान लीजिए कि एक बैंक का डेट है 1 लाख, मैं सपोज करने के लिए कह रही हूँ, ठीक है। 1 लाख मान लीजिए कि यहाँ पे आपका कौन बैंक लूँ, अच्छा बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे आपका जो है पूरी तरीके से जितना भी आप बैड लोन कहो तो वो 1 लाख है। 1 लाख यहाँ पे जो है एआरसी के द्वारा ले लिया गया कि ठीक है आप ले इतना दे दो, और यहाँ पे 90,000 में का एक सेटलमेंट वैल्यू है, ठीक है। देखिए वैल्यू थोड़ा कम ही रहता है, तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है या फिर कम ही रखते हैं कि 90,000 को जो है एटलीस्ट यहाँ पे ये कंपनी है कोशिश करेगी कि इसको सेटलमेंट कर ले। क्योंकि 1 लाख जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किससे हो रहा है, लोन से भी हो रहा है, और लोन से आने वाला जो इंटरेस्ट रेट है उसको मिलाकर 1 लाख कह रही हूँ, लेकिन बेसिक जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 90,000 का है, ठीक है। तो इसमें आप देखो कि एक म्यूचुअली वैल्यू तक ये लोग एग्रीड कर गए और कोशिश करेंगे एआरसी कि चलो इतना तो पैसा निकाल ही लेना है किसी भी तरीके से। तो ये जो बैड बैंक है ना, ये प्रॉफिट लेकर आएंगे, यानी कि 90,000 का तो वो वैल्यू यहाँ पे सेट किए हैं, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि 1 लाख से भी ज़्यादा वो रिकवर कर ले, या फिर मिनिमम 1 लाख तो वो रिकवर कर ही ले। तो वो यहाँ पे प्रॉफिट बनाएंगे, और ये कब कैसे होगा, तो वो किसी भी तरीके से अपने लोन को जो है ना हायर प्राइस में वो सेल करेंगे। ऑब्वियस है कि बेचेंगे हायर प्राइस में तभी तो उनको जो है किसी भी तरीके का प्रॉफिट होगा, नहीं तो अगर 90,000 का वो डील किए है और 90,000 वो यहाँ पे रिकवर करते, तो यहाँ पे एआरसी कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ। तो एआरसी कंपनी को भी तो फ़ायदा होना चाहिए ना, तो वो क्या करेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा प्राइस में इसको बेचेंगे, और साथ ही साथ जो है ये काम इनका होगा। अब इसके पीछे एक कमेटी है जो कि वन ऑफ द फेमस कमेटी, नरसिम्हन कमेटी 1, जो कि 1991 में है। इनके द्वारा कहा गया था कि सेंट्रल एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड बनाने के लिए, जो कि बैंक को फैसिलिटेट करेंगे कि उनकी जो बैलेंस शीट है ना वो कैसे इंप्रूव हो, और बैंकों का जो नॉन परफॉर्मिंग लोन पोर्टफोलियो है उसको कैसे क्लीन अप किया जाए। तो ये चीज़ें जो है 1991 में ही नरसिम्हन कमेटी के द्वारा सजेस्ट कर दिया गया था। अब यहाँ पे आप देखो कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है, आर्किल है, जो कि फर्स्ट एआरसी था जिसको 2002 में सेटअप किया गया, और 4 बैंक के द्वारा ये सेटअप किया गया था। ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बोल रही हूँ, स्टेटमेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, प्रीलिम्स के लिए आपके बहुत हेल्पफुल होंगे। तो 4 बैंक जो आपका 2002 में बनाया गया था, 4 बैंकों के द्वारा जो एआरसी कंपनी बनाए गए थे, उस समय एसबीआई था, आईसीआईसी है, पीएनबी है और आईडीबीआई बैंक है, ठीक है।
ये एआरसी जो है ना, ये कंपनी जैसा माना जाता है, और कंपनी जैसा मानने के लिए किसी भी कंपनी को कंपनीज एक्ट के थ्रू रजिस्टर होना होता है, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट 1956 था, फिर कंपनीज एक्ट अभी 2020 आया है। तो कंपनीज एक्ट के थ्रू अगर कोई भी यहाँ पे कंपनी अगर रजिस्टर्ड हो जाती है तो उनको वैलिड कंपनी माना जाता है। और वो रजिस्टर्ड किसके साथ होते हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑब्वियस है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कंपनी जो है ना बैंकों को चूना लगा के भाग जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इसीलिए उनको बाकायदा सेंट्रल बैंक के साथ रजिस्टर किया जाता है। अब सेंट्रल बैंक के साथ रजिस्टर है तो किस कानून के थ्रू है? तो सार्फेसी एक्ट 2002 है। सार्फेसी एक्ट लाया गया था, इसमें भी आपका जो है यही बातें की गई थी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन करना है, उसके लिए एक कानून बनाया गया था, और इसी के तहत आपका हमारा जो है एआरसी कंपनी जो है बनता है, ठीक है। आरबीआई की अगर हम लोग बात करें तो आरबीआई के द्वारा कहा गया था कि जो यहाँ पे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है ना, वो मिनिमम यहाँ पे नेट ओन्ड फंड जो है वो मेंटेन करेगी। इट मीन्स कि जितनी भी एआरसी कंपनी है उनके पास 100 करोड़ तक रुपीज़ होनी चाहिए, और कैपिटल एडिक्वेसी 15% होनी चाहिए। इसको कैर कहते हैं, यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। किसी भी बैंकों का आप देखो 8 to 9% होता है, ठीक है। और बेसल नॉर्म्स के थ्रू भी कहा गया था कि 9% होना चाहिए, और कुछ बैंकों को 12% होना चाहिए। बट हमारे देश में जो है 8 to 9% जो है बैंक अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि उनके पास कितना कैपिटल है और वो कितना जो है अपना रेशियो मेंटेन कर सकते हैं। इट मीन्स कि मान लीजिए कि अगर किसी बैंक के पास कैपिटल कितना है, 100 रुपीज़ है, ठीक है, और लोन के फॉर्म में वो 90 रुपीज़ निकाल दिए। इट मीन्स कि बैंक के पास अभी भी 10 रुपीज़ है। अगर ये 90 रुपीज़ ख़त्म हो जाता है, बैड लोन बन जाता है, तो बैंक अभी भी चलने के काबिल है। इट मीन्स कि बैंक के पास अगर यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ज़्यादा है तो बैंक की पोजीशन अच्छी है। और वहीं अगर हम लोग बात करें कि मान लीजिए कि कैपिटल कितना है टोटल बैंकों का 100 है, और लोन के फॉर्म में बैंक कितना निकाल दिए, तो 110 निकाल दी, यानी कि बैंकों के पास 10 रुपीज़ का घाटा है। अब क्या है कि अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है, कोई बुरा सिचुएशन है, तो उस समय ये बैंक नहीं चलेंगे। तो इस समय क्या होगा कि बैंकों की स्थिति डाउन हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कम है बैंकों का, तो इसमें इट मीन्स कि बैंकों की पोजीशन डाउन है, ठीक है, उसकी जो हालत है वो सही नहीं है। तो कोई भी यहाँ पे एआरसी कंपनी है तो उसके लिए याद रखना है कि आरबीआई के द्वारा मेंटेन किया गया है कि यहाँ पे 15% एआरसी मेंटेन करना है, सॉरी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना है। अब हमारे देश में 2016 में एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड भी बनाया गया था। अब इसके तहत क्या है कि एआरसी कंपनीज़ को यहाँ पे कहा गया था कि आप इक्विटी एक्वायर कीजिए, और वो कैसे? तो कन्वर्शन ऑफ डेट, यानी कि जो यहाँ पे कर्ज है, कर्ज को यहाँ पे इक्विटी बनाइए। इस तरीके से जो है यहाँ पे इक्विटी एक्वायर कीजिए। और लेकिन उनको ये अलाउ नहीं किया गया था ना कि वो इक्विटी के लिए बिडिंग करें, इट मीन्स कि बोली लगाए, ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ पे सेल एंड परचेज करके ही करना है, बिड करके नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जब से ये सार्फेसी एक्ट आया है 2002 से, तो बहुत सारे एआरसी जो है ना वो एग्जिस्टेंस में आए हैं, और इसी के बाद आप देखो कि एआरसी कंपनी हमारे यहाँ जो है बहुत सारा बनने लगे। ये जो न्यू एआरसी बनते हैं ना, तो ये एग्जिस्टिंग जो एआरसी है वो इतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे, यानी कि एनपीए का जो प्रॉब्लम है ना उससे ये डील नहीं कर पा रहे। आते तो है बिल्कुल तेज़ बन के कि ये कर देंगे वो कर देंगे, एकदम से बैंकों का जितना भी डेट है उसको एकदम रिजॉल्व कर देंगे, लेकिन एक्चुअली ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे आज तक भी। और इसी के बावजूद आप देखो कि हमारे देश में जितने भी बैंक है ना वो बैड लोन से जूझ रहे हैं, क्योंकि एआरसी कंपनी बेटर तरीके से काम नहीं कर रही है। कहाँ 2002 से जो है हमारे देश में एआरसी कंपनी है, और आज के डेट में हम लोग 2021 में खड़े हैं। तो आप लोग भी सोच सकते हो कि इनका काम कितना अच्छा और ये कितने बेटर तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये चीज़ है यहाँ पे। आई होप कि आपको एआरसी के बारे में समझ में आया होगा। अच्छा, अब लोन के बारे में आप समझिए कि क्या क्या लोन है और किस किस तरीके से इसको जो है डिफ़ाइन किया गया है। लोन अगर हम लोग बात करें तो दो तरीके से जो है यहाँ पे बैंकों का एसेट कहा जाता है। एक तो है स्टैंडर्ड एसेट जो कि बेटर है, एक रेगुलर हो गया, एक स्ट्रेस्ड हो गया। मान लीजिए ऐसा एसेट है जो कि 90 डेज़ में भी जो है वो आपका रिकवर नहीं हुआ है। लेकिन बात करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट का। नॉन परफॉर्मिंग एसेट आपका 3 तरीके का होता है, यानी कि लोन जो है उसको बैड लोन कहते कहते यहाँ पे 3 हिस्से में बांटा गया है। सबसे पहले कि सब स्टैंडर्ड एसेट है, फिर डाउटफुल एसेट है, फिर लॉस एसेट है। यानी कि सब स्टैंडर्ड है, अगर 12 मंथ तक यानी कि 1 साल तक जो है अगर वो लोन रिकवर हो गया, लोन रीपेमेंट हो गया, तो ठीक है, सब स्टैंडर्ड एसेट हो गया। 12 मंथ तक अगर उसका यहाँ पे मान लीजिए कि 2020 में लोन रीपेमेंट करने का टाइम था, लेकिन 2020 दिसंबर तक ये लोन रीपेमेंट करने का टाइम था, लेकिन 2021 के दिसंबर तक ये लोन रीपेमेंट नहीं हुआ, तो इसको सब स्टैंडर्ड एसेट के कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। अगर इसके भी आगे आपका एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है, ये मान लीजिए और ज़्यादा 2022 का जून मंथ हो गया, अभी तक नहीं आया पैसा, तो ये डाउटफुल एसेट है, यानी कि डाउट हो गया ऐसे मनी में कि ये वापस आएगा कि नहीं आएगा।
और उसके बाद आप समझो कि अब इसके बाद तो कोई चांस ही नहीं है, यानी कि रिकवर ही नहीं हो पाया, ये एआरसी कंपनी के द्वारा भी रिकवर नहीं हो पाया, तो उसको हम लोग कहेंगे लॉस एसेट, यानी कि ये एसेट जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। ठीक है, तो ये 3 आपको डिवीजन याद रखना है नॉन परफॉर्मिंग एसेट का। एक है सब स्टैंडर्ड एसेट 12 महीने का, और अगला आपको देखने को मिलेगा कि 12 महीने से थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाता है तो उसको डाउटफुल कहते हैं, और पूरी तरीके से अगर उसको रिकवर नहीं किया गया तो वो लॉस एसेट के तहत आ जाता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, जो कि है नेफिड। तो नेफिड क्या है? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान रखिएगा। रिसेंटली क्या हुआ है कि पार्लियामेंट के द्वारा जो है कहा गया है, ये बिल को पास किया जा रहा है कि ठीक है नेफिड बिल यहाँ पे। तो देख लेते हैं, अभी तो ये कानून नहीं बना है लेकिन इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया रखिए। ऑब्जेक्टिव क्या है इसको लाने का? ऑब्जेक्टिव है फिनेंशियल ऑब्जेक्टिव और डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव। फिनेंशियल ऑब्जेक्टिव में आप देखो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेंड किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा, या फिर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि ये ऐसा बैंक बनाया जा रहा है जिसमें कि हमारे देश में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बहुत डिले चलता है। एक चीज़ समझिए, हमारे यहाँ मान लीजिए कोई ब्रिज बनानी है, ब्रिज बनाने के लिए जो है सरकार ने कहा कि ठीक है ये ब्रिज जो है ना वो 5 साल में बन के तैयार हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि ये 5 साल नहीं, ये 10 साल भी लग जाता है या 15 साल भी लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारे यहाँ एक ब्रिज बनना, एक पुल बनने में, एक रोड बनने में, एक नेशनल हाईवे बनने में इतना लेट होता है? क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है ना, पैसे की कमी हो जाती है। ठीक है, पैसे बनाते बनाते रोड जो है वो यहाँ पे पैसे की कमी हो जाती है, कोई इन्वेस्ट नहीं करता, इन्वेस्टर की ज़रूरत होगी तभी तो चीज़ें यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है फ्रूटफुल तरीके से आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की कमी होती है, इसलिए हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखने को मिलता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर सही तरीके से हमारे यहाँ बूस्ट भी नहीं है। तो इसलिए सोचा गया है कि ऐसा बैंक बनाते हैं ना जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बेटर तरीके से फाइनेंस करेगा, और एक बार जिस जिस भी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है उस देश को आप लोग डेवलप कंट्री कहते हो, और डेवलपमेंट बेटर तरीके से होता है। तो इसलिए यहाँ पे मेनली आप देखो कि फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है, यानी कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट लेकर आना है। साथ ही इन्वेस्टमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए है, और वो भी कैसा? तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए। अब आपको पता है बहुत सारे पाइपलाइन हमारे देश में बन रहे हैं, इंटर कंट्री भी बन रही है, तो इसलिए उसके वैसे प्रोजेक्ट के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट आए। डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलपमेंट आपका क्या होगा? तो डेवलपमेंट होगा मार्केट का, और ये भी बॉन्ड के लिए, लोन के लिए, डेरिवेटिव के लिए, जो कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की जाएगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, अब बाकी हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा बिल में देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे रखा गया है, जो कि आपके दिमाग में रहे। जब ये एक्ट बन जाएगा ना तो फिर आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। एक्चुअली इस बिल में कहा गया है कि नैप फिड यहाँ पे आपका सेटअप करना है। एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, DFI होगा, जिससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म जो नॉन रिकोर्स यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग है उसको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा। शेयर होल्डिंग की बात करें यहाँ पे, तो एक कॉर्पोरेट बॉडी जैसा इसको सेटअप किया जाएगा, और शेयर कैपिटल अगर 1 लाख करोड़ रुपीज़ का देखें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होगा। मल्टीलैटरल यहाँ पे इंस्टीट्यूशन होंगे, सॉवरेन वेल्थ फंड होगा, पेंशन फंड होगा, इंश्योरर्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे। तो इतने सारे जो है यहाँ पे आपके इंक्लूड होंगे एज अ शेयर होल्डर। ठीक है, वहीं अगर बात करें तो इनिशियली क्या है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 100% शेयर रखेगी अपने पास, क्योंकि आपको पता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पहले ट्रस्ट यहाँ पे लेना ज़रूरी है, तो ट्रस्ट के फॉर्म में जो है 100% शेयर पहले अपने पास रखेगी, फिर धीरे धीरे इसको जो है रिड्यूस करते हुए 26% तक आएंगे। सोर्सेज ऑफ फंड देखिए कि पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे। तो एक्चुअली ये जो आपका बैंक बनाया जा रहा है मेनली ये इन्वेस्टमेंट को या मनी रेज करने के लिए ही बनाया जा रहा है, तो लोन के फॉर्म में आएगा। अदरवाइज़ आप देखो दोनों में, इंडियन रुपीज़ में भी और फॉरेन करेंसीज़ में भी। अगर हम लोग बात करें मैनेजमेंट का, तो यहाँ पे जो है इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा गवर्न किया जाएगा। इसके जो चेयरपर्सन होंगे उनको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है RBI के साथ कंसल्ट करके अपॉइंट करेंगे, और ये एक ऐसा बॉडी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा, और ये कैंडिडेट को रिकमेंड करेंगे ना, वो भी मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट के लिए। तो इट मीन्स कि आप लोग देख सकते हो कि ये एक ऐसा बॉडी है, यानी कि यहाँ पे आपका नैप फिड कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस बॉडी को बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट रिकमेंड करेंगे कैंडिडेट को कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर में कौन आएंगे और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स के पोस्ट में कौन आएंगे। साथ ही इस बोर्ड में आप देखो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी यहाँ पे आपका अपॉइंट किया जाएगा। कंपनीज एक्ट अगर आप लोग देखे होंगे तो उसमें दोनों बात रहती है, यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहने का मतलब है कि ये रिकमेंडेशन के थ्रू नहीं आते, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को यहाँ पे डायरेक्टर बनाया जाता है जो कि इंडिपेंडेंट तरीके से काम करते हैं। उनको अगर लगता है कि कंपनी को प्रॉफिट की तरफ ले जाने में ये काम करना है तो वो कर सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट यहाँ पे डायरेक्टर है, जो कि आप देखो किसी इंटरनल कमेटी बनाई जाती है ना, उसके रिकमेंडेशन से ये निकल कर आते हैं। मतलब कि ऐसा सच नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही डायरेक्ट यहाँ पे रिकमेंड करेगी, लेकिन इंटरनल कमेटी है, कमेटी में आपके सरकार भी यहाँ पे होते हैं, गवर्नमेंट के भी कुछ ऑफिशियल मेंबर होते हैं, कुछ और भी मेंबर होते हैं, RBI के साथ भी आपका यहाँ पे कंसल्ट किया जाएगा, तभी इनडायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्टर बनाए जाएंगे।
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाए जाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट का सपोर्ट क्या होगा ऐसे बैंकों के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना ग्रांट प्रोवाइड करेगी, यानी कि आप देखो कि ये जो बैंक है इसमें 5,000 करोड़ तक का जो है बैंक यहाँ पे पैसे देंगे फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड तक। अच्छा, बैंकों का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च तक चलता है, ये याद रखिएगा। गवर्नमेंट जो है वो गारंटी भी प्रोवाइड करेगी कि जो कंसेशनल रेट है वो 0.1% तक होगा, जितना भी बोरोविंग यहाँ पे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन या फिर दूसरे जो फॉरेन फंड है, वेल्थ फंड है, उनके द्वारा किया जा रहा है, अगर बोरो किया जा रहा है ना, तो उनके ऊपर रेट ऑफ जो कंसेशनल रेट है, मिनिमम जो रेट है वो 0.1% लगेगा ही। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे कॉस्ट यानी कि जो इंसुलेशंस है फॉरेन में जो फ्लक्चुएशंस होता है उनसे अगर कोई इंसुलेशन है तो उसका कॉस्ट भी बियर करेगी। इट मीन्स कि मान लीजिए कि कोई यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रहा है, 100 रुपीज़ मान बोला जा रहा है लेकिन 90 रुपीज़ हो गया, 120 रुपीज़ हो गया, तो अगर एक्स्ट्रा देना है तो यहाँ पे सरकार यहाँ पे बियर करेगी। साथ ही अगर हम लोग बात करें नैफेड के रिक्वेस्ट पे, गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे बॉन्ड को डिबेंचर और जो यहाँ पे लोन है अगर ये बैंकों के द्वारा इशू किया जा रहा है तो उसको यहाँ पे सरकार गारंटी करेगी कि हाँ ये रियल है, ये इसका ऑथेंटिक वैल्यू है, ये फेक नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन की बात करें तो कोर्ट है, कोर्ट बिल्कुल यहाँ पे आपका कॉग्निजेंस लेंगे जो भी अपराध अगर हो रहा है, यानी कि कोई भी अगर एम्प्लॉयर इस बैंक के है, कोई भी गलत काम वो कर रहे हैं तो इसके लिए कोर्ट इन्वॉल्व होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर लाइसेंस की बात करें तो आरबीआई जो है वो यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके लाइसेंस इशू करेगी। तो याद रखना कि आरबीआई के द्वारा इसको लाइसेंस दिया जाएगा और कंडीशन स्पेसिफाई किया जाएगा जिससे कि प्राइवेट सेक्टर्स जो यहाँ पे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको सेटअप किया जाए, और साथ ही साथ आरबीआई जो है वो कुछ रेगुलेशन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब तो ये हम लोग बात कर लिए यहाँ पे नेफिड का, लेकिन इसका फंक्शन क्या होगा इसको भी देख लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला तो आप समझ गए कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है प्राइवेट सेक्टर से, कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से, जो कि हमारे देश में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बन रही है, प्रोजेक्ट बन रही है, भैया इसमें आइए और आप इन्वेस्ट कीजिए। सबसे प्राइमरी काम यही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये बैंक बना रहे हैं। सेकंड चीज़ है कि हम लोग को अपना रीफाइनेंसिंग लोन या फिर एक्सटेंड करना है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एडवांसेस है ना, लोन वगैरह है, उसको और बढ़ा सके कि हाँ एक ऐसा ऑप्शन ओपन हो गया कि हम लोग यहाँ से भी लोन ले सकते हैं, यानी कि बोरो कर सकते हैं। थर्ड है कि ऑर्गेनाइजिंग और फैसिलिटेटिंग फॉरेन पार्टिसिपेशन है। इट मीन्स कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है और ऐसे ही हम लोग टेक्निक लेकर आ रहे हैं जिसमें कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी और जो फॉरेन यहाँ पे पार्टिसिपेशन है वो इन्वॉल्व होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे नेगोशिएशन भी हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ भी होंगे, और नेगोशिएशन जो है डायरेक्ट यानी कि सरकार से भी यहाँ पे आपसे नेगोशिएट हो सकता है कि क्या बातें करनी है, मतलब कि क्या करना है आगे नहीं करना है, तो ये भी एक बेटर है। साथ ही कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड किया गया है इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, तो कंसल्ट भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा कि कॉमन यहाँ पे नेशनल बैंक का फंक्शन है। लेकिन अब आते हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में समझते हैं, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मुझे लगता है कि इस बार इससे क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले ये समझिए ना कि हमारे देश में ये टॉपिक निकल के आया कहाँ से। तो जब से हम लोग जो है आज़ाद हुए हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1948 के तहत, और स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये आपका जो है स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट 1951 के तहत इसको बनाया गया, जिससे कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग हो सके हमारे इंडस्ट्रीज़ के लिए। क्योंकि हम लोग जो है जब इंडिपेंडेंट हुए थे यानी कि आज़ादी के बाद हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, वेरियस सेक्टर्स में आपको देखने को मिलेगा, वेरियस फील्ड में वेरियस स्टेट में इंडस्ट्रीज़ जो है वो सेटअप की जा रही थी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ जो है मैन्युफैक्चरिंग हो, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो, हमारे यहाँ जो है डेवलपमेंट हो, उस पर्पज़ के लिए। तो उस पर्पज़ के लिए यहाँ पे आप देखो कि ये निकल कर आया। बाद में क्या हुआ 1955 में कि जब हम लोग थोड़ा सा स्टेबल हो गए, तो जो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, पहला ये डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो कि प्राइवेट सेक्टर्स में ये आपको सेटअप किया गया था, और इसको मदद करने के लिए यहाँ पे वर्ल्ड बैंक भी आगे निकल कर आए थे कि वो यहाँ पे कुछ परसेंटेज ऑफ फंड दिए थे, जिससे कि हमारे देश में ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना था। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, तो ये सब कुछ इस्टेब्लिश होने लगा, ठीक है। लेकिन बेसिकली अब देखते हैं कि ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है। इसको हम लोग डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं या फिर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी भी कहते हैं। इट मीन्स कि इसका काम ही है डेवलपमेंट करना और डेवलपमेंट के पर्पज़ से ये फाइनेंस देना, जो कि बहुत सारे सेक्टर्स में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, हाउसिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं क्रेडिट को एक्सटेंड करने में, और इकॉनमी से इससे बूस्ट होती है। क्योंकि एक ही चीज़ आप समझो कि अगर किसी देश में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, फैसिलिटी अच्छी है हर एक फील्ड में, तो इट मीन्स कि वहाँ पे इकॉनमी आपकी बेटर चल रही है। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में स्पेशली काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं। साथ ही अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये इधर पूरी तरीके से होली या पार्शली ओन्ड होते हैं गवर्नमेंट के। पहले तो आप देखो कि ये जो है
या तो 100% गवर्नमेंट के अंदर आते हैं या फिर यहाँ पे कुछ परसेंट इनका रहता है। यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक यूज़ नहीं है, यानी कि आप देखो कि ये टर्म जो है ना ही आपको आरबीआई एक्ट में देखने को मिलेगा, ना ही कंपनीज एक्ट 1956 के तहत देखने को मिलेगा। लेकिन अब ये समझते हैं कि बैंकों से जो है ये डीएफआई कैसे डिफरेंट है। हमारे देश में आप देखो कमर्शियल बैंक है जो कि आरबीआई एक्ट के अंदर आते हैं, और डेवलपमेंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो बैंक जो है ना ये सर्विस प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल को भी, इंडस्ट्रीज़ को भी। लेकिन अगर हम लोग डेवलपमेंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ये एक ऐसा बैंक है जो कि फंक्शन करता है एज ए मल्टीपर्पज़ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और वो भी ब्रॉड डेवलपमेंट एजेंडा के लिए, बहुत बड़े डेवलपमेंट एजेंडा के लिए जो है ये फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसा काम करता है। ये सर्विस किसी इंडिविजुअल को प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। सेटअप की बात करें तो ये कंपनीज एक्ट के तहत कमर्शियल बैंक जो है एज ए बैंकिंग कंपनीज ये सेटअप होता है। लेकिन अगर डेवलपमेंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ये आप लोग देखो कि एकदम अलग अलग फील्ड के अलग अलग कानून होते हैं, उस हिसाब से उसको सेटअप किया जाता है। फ़ंड की बात करें तो फ़ंड जो है वो इन्वेस्टमेंट या फिर जो डिपॉजिटर डिपॉजिट करते हैं बैंक में उनके उसके द्वारा ये फ़ंड आपका जनरेट होता है। वहीं डेवलपमेंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो फ़ंड को ये बोरो किया जाता है और ग्रांट के द्वारा एक्वायर्ड किया जाता है, या फिर जो सिक्योरिटीज़ है उसको बेचा जाता है। लोन अगर देखें तो शॉर्ट और मीडियम टर्म लोन देते हैं, लेकिन अगर हम लोग डेवलपमेंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म लोन नहीं देते, ये मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन देते हैं, ठीक है। वहीं अगर क्लाइंट की बात करें तो इसमें इंडिविजुअल क्लाइंट होते हैं, बिजनेस इंटिटीज़ क्लाइंट होते हैं। लेकिन डेवलपमेंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कोई इंडिविजुअल यहाँ पे डील नहीं करते, या तो सरकार डील करेंगे या तो कॉर्पोरेट डील करेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है, और डिफरेंस आपको याद रखना है डेफिनेशन के टर्म में, सेटअप के टर्म में, कि ये कंपनीज एक्ट के तहत आता है ये, और ये आपका स्पेशलाइज्ड एक्ट होता है हर एक फील्ड का। साथ ही फंड की बात करें तो ये डिपॉजिटर्स जो डिपॉजिट करते हैं या इन्वेस्टमेंट के थ्रू इनका फंड जनरेट होता है, और ये बोरो करते हैं या फिर ग्रांट वगैरह के थ्रू फंड जनरेट होता है। लोन के फॉर्म में शॉर्ट और मीडियम है, इसका मीडियम और लॉन्ग है। क्लाइंट के फॉर्म में इंडिविजुअल बिजनेस है, और ये कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट है, ठीक है। ये 5 पॉइंट याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी 2.0। तो ये क्या है कि आरबीआई के द्वारा अभी अनाउंस किया गया है कि रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी जो है वो यहाँ पे सेटअप करेंगे। तो देख लेते हैं ये रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी है क्या। तो आरबीआई के द्वारा जो आप देखो आरबीआई एक्ट जो है ये रेगुलेटर और सुपरवाइज़र है, यानी कि हमारे यहाँ जितनी भी ये सेंट्रल बैंक है ना, तो हमारे यहाँ जो फिनेंशियल सिस्टम है या फिर पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम है तो वो सबको कौन देखता है, वो आरबीआई ही देखता है। तो इसी का पार्ट में आप देखो कि आरबीआई के द्वारा एक ब्रॉड पैरामीटर लाया गया है बैंकिंग ऑपरेशन के लिए, जिसके तहत किसी कंट्री की बैंकिंग या फिनेंशियल सिस्टम सही तरीके से काम करे। अब ये जो है रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी है, तो इसका क्या रोल है। अब ये देखो 1919 में पहली यहाँ पे रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी को सेटअप किया गया था, वो भी 1 साल के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया, यानी कि मास्टर सर्कुलर आप देखोगे इसके इज़वेंस में, या फिर जो बर्डन है यानी कि रेगुलेशंस को लेकर, तो उस बर्डन को यहाँ पे कम किया गया। उसके बाद सेकंड अगर रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी की बात करें तो आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर थे एम राजेश्वर राव, वो यहाँ पे अपॉइंट हुए थे एज ए सेकेंड रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी, वो भी 1 साल के लिए, यानी कि यहाँ पे आपका 1 मई 2021 से ये अभी जो है यहाँ पे ये अपॉइंट हुए हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है कि ये पहला है, सेकंड है। फर्स्ट कब था, 1919 में था, और सेकंड अभी जो है ये आपका बनाया गया। तो आपका डायरेक्ट पूछा जा सकता है ना कि कौन यहाँ पे इसके जो है अथॉरिटी, यहाँ पे मेन चेयरमैन कौन होते हैं, तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर होते हैं, और इस बार कौन है तो एम राजेश्वर राव है, ठीक है। ये मेनली फोकस करते हैं रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी इंस्ट्रक्शन को लेकर। साथ ही जो बर्डन होता है ना यहाँ पे बहुत सारे प्रोसीजर्स में जो काम किया जाता है, यानी कि रेगुलेटेड इंटिटीज़ को लेकर, यानी कि रेगुलेशन करने का जो बहुत सारा बर्डन होता है वो यहाँ पे इस अथॉरिटी के द्वारा कम किया जाता है। और ये 2.0 है जो कि यहाँ पे सारे रेगुलेटेड इंटिटीज़ जो है उनके साथ इंगेज्ड होंगे, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ इंगेज्ड होंगे, चाहे वो इंटरनली हो या फिर एक्सटर्नली हो। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। शायद आपसे क्वेश्चंस में जो है ना सिर्फ इंटरनली पूछ दिया जाए या बोल दिया जाए, या फिर एक्सटर्नली ही पूछ दिया जाए, तो ये आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। लेकिन ये 2.0 जो है ये और ब्रॉड लेवल पे लाया गया, और सारे रेगुलर इंटिटीज़ जो है वो यहाँ पे है, सारे स्टेक होल्डर्स भी है, चाहे वो कंपनी के अधीन हो या फिर बाहर हो, वो दोनों यहाँ पे निकल कर आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट जो कि है इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम। तो ये है क्या, रिसेंटली आरबीआई के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन होगा, यानी कि वन नेशन वन ओम्बुड्समैन यहाँ पे आ रहा है, जिससे कि जो ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, यानी कि बैंक कस्टमर, हम लोग सब कोई बैंक कस्टमर है, तो हमारी कुछ ना कुछ परेशानी होती है। बार बार आप बैंक में कुछ काम कराने जाओगे तो वो ये पेपर मांगेंगे, वो पेपर मांगेंगे, 10 बार बोलेंगे इस दिन आइए उस दिन आइए, उसके पास जाइए उसके पास जाइए, तो काफ़ी परेशानियाँ होती है हम जैसे बैंक कस्टमर को। तो उनकी जो यहाँ पे समस्या है ना, उनको अब आप लोग देखो कि वो हमारे एक देश में एक ही ओम्बुड्समैन होंगे, ये कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है। और ये किसके द्वारा, तो आरबीआई के द्वारा। करेंटली आप देखो कि 3 अलग अलग ओम्बुड्समैन होते हैं बैंक के लिए, और एक होते हैं एनबीएफसी के लिए, और दूसरे होते हैं यहाँ पे प्रीपेड पेमेंट इंश्योर के लिए।
ये ऑपरेट किए जाते हैं डायरेक्टली यहाँ पे आरबीआई के द्वारा, और वो भी 22 ऑम्बुड्समैन ऑफिसेज है जो कि हमारे देश में लोकेटेड है। तो टोटल कितने हैं? 22। अगर आज के डेट में बात करें तो आरबीआई के द्वारा ये डिसाइड किया गया ना कि ये तीनों ऑम्बुड्समैन स्कीम को जो है इंटीग्रेट कर देना है, मर्ज करके एक सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग ऑफ ग्रीवियंस लेकर आना है। और ये किसके अप्रोच होगा? तो वन नेशन वन ऑम्बुड्समैन अप्रोच के तहत होगा। इस मूव से क्या होगा कि ऑम्बुड्समैन मैकेनिज्म जो है ना वो और सिंपल हो जाएगा, अच्छे तरीके से काम करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव भी हो सकता है। अब बैंक ऑम्बुड्समैन क्या है इसके बारे में समझिए। बैंक ऑम्बुड्समैन एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है। क्वासी जुडिशियल का क्या मतलब है? क्वासी जुडिशियल का मतलब है कि ऐसी अथॉरिटी जिनके पास सिविल कोर्ट का पावर है, ठीक है। और ये एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल है, यानी कि आप लोग देखते हो कि अगर कोई भी आपका डिस्प्यूट हो जाता है, बैंकों में डिस्प्यूट हो गया, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हो गई बैंक से लेकर, तो वो कोर्ट में चले जाते हैं। अब कोर्ट में अगर आज गए हो तो मे बी ये 5 साल के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। अब 5 साल के बाद तो दुनिया इधर से उधर हो जाती है और पैसे भी इतना लग जाएंगे, टाइम भी चला जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। इससे बेटर है कि कोई सस्ते दाम में और सस्ते तरीके से और कम टाइम में जो है ना आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले। तो वो चीज़ें होती है यहाँ पे ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, जिसे हम लोग बैंक ऑम्बुड्समैन कहते हैं, ठीक है। जो बैंकों की और बैंकों के कस्टमर्स के बीच में जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करते हैं। आरबीआई के द्वारा 1955 में बैंक ऑम्बुड्समैन स्कीम लाया गया था, और ये स्कीम किसके तहत है? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के तहत है, ये ध्यान रखिएगा। 2006 में क्या हुआ कि आरबीआई के द्वारा इसको और ज़्यादा रिवाइज किया गया, और उसके तहत बैंक जो ऑम्बुड्समैन है और उसके जो स्टाफ है ऑफिस के, वो सब कुछ जो है वो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जैसा काम कर रहे हैं रिजर्व बैंक के। तो ठीक है, ये फुल्ली फंडेड है, यानी कि आप देखो कि यहाँ पे आरबीआई से जो है पूरी तरीके से फंडेड होता है, और पूरी बैंकिंग जो ट्रांजैक्शन है उसको वर्चुअली कवर्ड किया जाता है। इसमें ग्रीवियंसेस देखने को मिलेगा कस्टमर का। तो कस्टमर कौन कौन से बैंक है? एक तो कमर्शियल बैंक है, स्केड्यूल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक भी है, और आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक है। तो इन सबके कस्टमर को यहाँ पे जो भी परेशानी है वो डील किया जाता है। एक जो है कोई भी इंसान वो कंप्लेन फाइल कर सकते हैं बैंक ऑम्बुड्समैन के सामने। अगर बैंक रिजेक्ट कर देता है उनके कंप्लेन को और सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं यहाँ पे रिसीव हो पाता है बैंकों के द्वारा 1 मंथ के विदिन, जब से ये बैंक जो है इस तरीके का अगर कंप्लेन रिसीव किया है, तो यानी कि आप पहले बैंकों को बताइए, बैंक अगर आपकी बातों को नहीं ध्यान में रखता है, नहीं रिकॉग्नाइज करता है, नहीं सॉल्व करता है, तब फिर आप लोग 1 महीने के बाद जो है बैंक ऑम्बुड्समैन के पास जा सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि एक स्कीम आया था 2018 में, जिसको कि कहा गया है इंटरनल ऑम्बुड्समैन स्कीम। तो इसके तहत क्या है? देखिए, यूपीएससी थोड़ा पीछे जाके भी क्वेश्चन पूछ लेती है, ज़रूरी नहीं है कि करंट में जो चल रहा है उसी से क्वेश्चन पूछे। तो आपको इससे रिलेटेड जो कानून है, हमारे देश में एक्ट है, वो सब आपको पता होना चाहिए। 2018 में क्या था कि इसको लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा, जिससे कि जो अंदर ही अंदर जो ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम है बैंकों का, वो बेटर हो सके। सारे स्केड्यूल कमर्शियल बैंक जिनका मोर देन 10 बैंकिंग आउटलेट है, और इसमें आपका रीजनल रूरल बैंक बाहर रखा गया था, उनको ज़रूरत था कि वो अपने यहाँ जो है ना इंटरनल ऑम्बुड्समैन को अपने बैंक में वो अपॉइंट करें। ये जो इंटरनल ऑम्बुड्समैन है ना, इनको मैंडेट किया गया था कि कस्टमर की जो भी कंप्लेन है वो इसको देखेंगे, और अगर बैंकों के द्वारा सर्विस सही तरीके से नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है तो इस चीज़ को भी वो देखेंगे। बैंक को यहाँ पे मैंडेट किया गया था कि वो इंटरनली जो है सारे कंप्लेंट्स को देखे, और अगर वो फुल्ली रिड्रेस नहीं हो पा रहा है इंटरनल ऑम्बुड्समैन के द्वारा, तो फाइनल डिसीजन जो है वो यहाँ पे देखा जाएगा। तो कस्टमर जो बैंक के हैं उनको ज़रूरत नहीं है कि वो यहाँ पे इनडायरेक्ट जो इंटरनली ऑम्बुड्समैन है ना, तो उनके पास वो डायरेक्टली जाए। यानी कि पहले यही था कि बैंकों के पास अपना खुद का इंटरनली जो है ऑम्बुड्समैन होता था, और कोई भी अगर कोई भी कस्टमर बैंक में कंप्लेन करता था ना, तो बैंक इस इंटरनल ऑम्बुड्समैन को वो कंप्लेन दे देता था, और ये इंटरनल ऑम्बुड्समैन उस कंप्लेन को रिजॉल्व कर देते। तो ये चीज़ें था, तो इसलिए उस समय क्या था ना कि कस्टमर को ये ज़रूरत नहीं था कि वो डायरेक्टली यहाँ पे इंटरनल ऑम्बुड्समैन के पास जाए, तो वो इंटरनल ऑम्बुड्समैन के पास डायरेक्टली नहीं जाते थे, बैंक ये काम करता था। अब उसके बाद क्या हुआ, आप देखो कि ऑम्बुड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन, अब यहाँ पे 2019 में पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम एक्ट निकल कर आया था 2007 का। तो उस समय जो है आपका क्या था कि ऑम्बुड्समैन स्कीम निकल कर आया डिजिटल ट्रांजैक्शन में। अब डिजिटली जो है ट्रांजैक्शन करने में लोगों को अगर परेशानी हो रही है तो वो किसके पास जाए, तो ये डिजिटल ऑम्बुड्समैन के पास आए। तो ये कॉस्ट फ्री था और कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म था कि जिसमें कि कस्टमर सर्विस को अगर डिजिटली ट्रांजैक्शन करने में कोई भी दिक्कत है तो उसको रिजॉल्व किया जाएगा। जैसे कि मोबाइल वैलेट है या फिर टेक अनेबल्ड जो पेमेंट कंपनीज़ हैं, ये सारी चीज़ें अगर आरबीआई के द्वारा रेगुलेट की जाती है, तो इसमें अगर प्रॉब्लम आता है तो फिर ये जो ऑम्बुड्समैन है, डिजिटल ऑम्बुड्समैन, वो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऑम्बुड्समैन फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है ना, ये सीनियर ऑफिशियल होते थे जिनको आरबीआई ही ये अपॉइंट करते थे, और इनका जो टेन्योर था वो 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फाइन।
अब यहाँ पे रिलेटेड न्यूज़ अगर हम लोग देखें तो प्राइवेट बैंक की जो चीफ़ है उनका टेन्योर कहा जा रहा है कि 15 ईयर्स में ख़त्म हो जाना चाहिए। ये आरबीआई के द्वारा कहा गया है। आरबीआई के द्वारा एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो प्राइवेट बैंक के लिए रखा गया है, जिससे कि जो कॉर्पोरेट बैंक की गवर्नेंस है वो इम्प्रूव हो सके। अब यहाँ पे कुछ की इंस्ट्रक्शन है कि यहाँ पे स्टैट्यूटरी अप्रूवल के लिए जो टाइम टू टाइम देना है, और जो एमडी और सीईओ का पोस्ट है उसके लिए डायरेक्टर जो है वो यहाँ पे सेम इंक्रीमेंट से नहीं आएंगे। अगर वो 15 साल काम कर लिए तो उसके बाद वो यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है। और रीअपॉइंटमेंट होगा 3 साल के बाद, एक कूलिंग पीरियड के बाद होगा, यानी कि 3 साल जब वो 15 साल के बाद अपॉइंटमेंट हो जाएंगे तो 3 साल कूलिंग पीरियड होगा, इस समय वो काम नहीं करेंगे, उसके बाद उनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। तो ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल हम लोग पेमेंट एंड सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट के साथ। थैंक यू।